हेलो एवरीवन, जो भी आपके रोड, हाईवे या फिर एक्सप्रेसवे बन रहे हैं वो आपके लेयर्स में बनते हैं। यदि हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करें, जिसको आप बिटुमिन या फिर डामर का रोड बोलते हैं, तो आप उसमें देखेंगे सबसे पहले आपका सबग्रेड का लेयर आता है, उसके बाद आपका जीएसपी का लेयर आता है, फिर आपकी डब्ल्यूएम की लेयर आती है, फिर आपका डीबीएम का लेयर आता है और उसके बाद आपका बीसी यानी बिटुमिनस कंक्रीट का लेयर आता है। लेकिन आप इसमें देखेंगे जो आपका जीएसपी का लेयर है और जो आपका डब्ल्यूएम का लेयर है, उसमें आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। उन दोनों में यदि आप देखेंगे तो मटेरियल के नाम पे क्लीन क्रश ग्रेडेड एग्रीगेट या फिर स्टोन यूज किया जाता है। आम भाषा में बात करें तो सीधा सीधा सो प्योर और प्योर आपका एग्रीगेट आता है। तो इसमें आप लोग हमेशा कंफ्यूज में हो जाते हैं मटेरियल को लेके। तो आज के सेशन में हम डिटेल में बात करेंगे कि जो आपका जीएसबी है और जो आपका डब्ल्यूएमएम है उसमें क्या डिफरेंस होता है, एज पर मॉर्थ आपकी लेयर थिकनेस में क्या डिफरेंस होता है, लेवल टॉलरेंस में क्या डिफरेंस होता है, इसमें जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उस मटेरियल में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों की ग्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है, और जो इस मटेरियल की क्वालिटी होती है उस मटेरियल की क्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों का हम लोग कॉम्पैक्शन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आज आपको एज पर मॉर्थ डिटेल में सीखने को मिल रही होंगी यदि आप इस सेशन को पूरा देखेंगे। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रीइंफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है वो आपका लेयर्स में बनता है। तो सबसे पहले आपका सबग्रेड का लेयर आता है, उसके बाद आपका सब बेस का लेयर आता है और उसके बाद फिर आपका बेस कोर्स का लेयर आता है। तो जो आपका सब बेस का लेयर आता है उसमें हम लोग जीएसबी यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेनुलर सब बेस। और जो आपका बेस कोर्स का लेयर आता है उसमें हम लोग डब्ल्यूएम यूज करते हैं, आपका वेट मिक्स मैकेडम। और इन दोनों के लिए हम लोग मॉर्थ का सेक्शन 400 यूज करते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप समझिए। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका सबग्रेड का लेयर आता है, उसके बाद हम लोग जीएसपी की लेयर को लिंक कराते हैं, उसके बाद फिर आपका डब्ल्यूएम की लेयर को लिंक किया जाता है। तो आप देखेंगे कि जो आपका जीएसपी का लेयर है उस जीएसपी की लेयर को हम लोग ड्रेनेज लेयर या फिर आपका फिल्टर मीडिया के नाम से भी जानते हैं। और जो आपकी जीएसपी की लेयर होती है उसका जो मिनिमम ईच लेयर थिकनेस होता है वो होता है आपका 150 mm। कम से कम यदि आप जीएसपी की लेयर डाल रहे हैं तो आपको 150 mm डालना है, इससे कम आप नहीं डाल सकते हैं एज पर मॉर्थ। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप जीएसपी का लेयर कितना डाल सकते हैं एक बार में, वो है आपका 250 mm, यदि आपके पास वाइब्रेटरी रोलर है, जो कि सबके पास होता है। यदि हम लेवल टॉलरेंस की बात करें तो जो आपका जीएसपी होता है उसमें आप लेवल टॉलरेंस देखेंगे वो आपका प्लस माइनस 10 mm का होता है। यदि आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो आपका सबग्रेड होता है उसमें आपका लेवल टॉलरेंस कितना होता है, तो मैं भी आपको चेक करूं कि मैं आपको इतना सारा कंटेंट देता हूं, आपको कितना ध्यान रहता है उसमें। तो जो जीएसबी है उसका लेवल टॉलरेंस प्लस माइनस 10 mm होता है और इसकी हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं एज पर मॉर्थ वो आपका मीटर क्यूब में होता है। और जीएसबी के लिए भी हम लोग मॉर्थ का सेक्शन आपका 400 यूज करते हैं। आगे चलते हैं और हम ये सब चीजें देखते हैं आपकी डब्ल्यूएम की लेयर के लिए कि जो आपका डब्ल्यूएम का लेयर होता है उसका क्या थिकनेस होता है, उसमें क्या टॉलरेंस होता है। तो वो आप देखेंगे, ये आप देखेंगे ये क्या है आपका डब्ल्यूएम का लेयर, जिसको आप बोलते हैं वेट मिक्स मैकेडम। अभी हमने जीएसपी का थिकनेस देखा था, अभी आप देखेंगे जो आपका डब्ल्यूएम का लेयर होता है, वेट मिक्स मैकेडम का लेयर होता है, उसकी जो मिनिमम ईच लेयर थिकनेस है वो कितना है आपका 75 mm। इससे कम हम एक बार में लिंक नहीं करा सकते हैं और एक बार में ज्यादा से ज्यादा आप कितना लिंक करा सकते हैं वो है आपका 200 mm। तो मैक्सिमम ईच लेयर थिकनेस आपका 200 mm का होता है और इसका भी जो आपका लेवल टॉलरेंस है वो आपका प्लस माइनस 10 mm का है यदि आप पेयर मशीन से लिंक कराते हैं। यदि आप मैनुअली लिंक कराते हैं तो ये आपका प्लस माइनस 15 mm तक जा सकता है और इसकी जो मेजरमेंट है वो आपकी मीटर क्यूब में जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि इसकी लेयर थिकनेस और इसकी लेवल टॉलरेंस में क्या डिफरेंस होता है। आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि इन दोनों के मटेरियल में क्या डिफरेंस होता है। तो आप देखेंगे मटेरियल के नाम पे इसमें क्या यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जीएसबी की, कि जो आपका जीएसबी है, जो आपका ग्रेनुलर सब बेस है, उसमें हम लोग मटेरियल के नाम पे क्या यूज करते हैं। तो आप वहां पे देखेंगे तो मटेरियल के नाम पे जो आपका है वो आपका नेचुरल सैंड, क्रश ग्रेवल, क्रश स्टोन और आपका कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही होती हैं। आम भाषा में देखेंगे तो आपका क्लीन क्रश ग्रेडेड एग्रीगेट यूज किया जाता है और बिल्कुल आम भाषा में देखेंगे तो जीएसबी में ऐसे मटेरियल आपका प्योर और प्योर आपका एग्रीगेट आता है। बस उसमें आपका किसी भी तरह का ऑर्गेनिक घास फूस या फिर आपका किसी भी तरह का डिलीटेरियस मटेरियल नहीं होना चाहिए। यदि हम इसकी साइज ऑफ मटेरियल की बात करें तो जो आपके जीएसबी में जो हम एग्रीगेट यूज कर रहे हैं उसका साइज आपका 75 माइक्रोन से लेके 75 mm तक सभी साइजेस का आता है एज पर ग्रेडिंग। और आप देखेंगे एज पर मॉर्थ जो आपका जीएसबी में ग्रेडिंग होता है वो आपका कितना ग्रेडिंग होता है, 6 ग्रेडिंग होता है, 1 2 3 4 5 6, पूरी 6 ग्रेडिंग होती है जिसको हम लोग एज पर डिजाइन यूज कर रहे होते हैं। अब आप बोलोगे सर ग्रेडिंग क्या होता है। ग्रेडिंग मींस कि हम लोग किस साइज का कितना परसेंटेज ऑफ मटेरियल यूज करेंगे, वो आपका ग्रेडिंग कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो आपका डब्ल्यूएम का लेयर होता है उसमें हम लोग क्या मटेरियल यूज करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो आपका डब्ल्यूएम का लेयर होता है उसमें हम लोग मटेरियल के नाम पे आपका क्लीन क्रश ग्रेडेड एग्रीगेट के साथ हम लोग ग्रेनुलर मटेरियल को यूज करते हैं, जिसको वाटर के साथ
प्री मिक्स किया जाता है। इसको भी अगर आम भाषा में देखेंगे तो इसमें भी आपका प्योर आपका एग्रीगेट आ रहा होता है, वो भी आपका सभी साइजेस का, या फिर आप बोलें कि आपका क्रश स्टोन, या फिर आप बोलें आपका ग्रेनुलर मटेरियल आ रहा होता है, जिसको हम लोग वाटर के साथ प्री मिक्स करते हैं। अब इसमें जो आपका प्योर एग्रीगेट आ रहा है, आम भाषा की बात करें तो उसका जो साइज है वो आपका 75 माइक्रोन से लेके 53 एम तक सभी साइजेस का आपका एग्रीगेट आता है एज पर ग्रेडिंग। और इसमें जो आपकी ग्रेडिंग होती है वो सिर्फ आपकी एक होती है। जीएसबी में 6 ग्रेडिंग है, लेकिन डब्ल्यूएम में ग्रेडिंग आपकी सिर्फ एक है, तो आप इन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यदि आपका किसी प्रोजेक्ट्स में आपने देखा होगा जो आपके टीसीएस होते हैं उसमें आपका डब्ल्यूएम का 2 लेयर दिया जाता है। यदि डिजाइन के हिसाब से डब्ल्यूएम की थिकनेस 250 mm है तो हम एक बार में तो 250 डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि मॉर्थ आपको एक बार में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 mm अलाउ कर रहा है। यदि आपकी 250 mm की लेयर आगे एज पर डिजाइन तो उसको हम लोग 2 लेयर में डाल देते हैं, 125 का एक लेयर डाल देते हैं, फिर आपका 125 का दूसरा लेयर डालते हैं। यदि आपको ड्राइंग में डब्ल्यूएम की 2 लेयर दे रखी है तो आप पहली लेयर को आप ग्रेडर मशीन के थ्रू डाल सकते हैं और दूसरी लेयर को आप प्योर मशीन के थ्रू डाल सकते हैं। तो ये इन दोनों के मटेरियल में डिफरेंस होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी ग्रेडिंग की, कि इसकी ग्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपका जीएसपी होता है उसमें आपकी 6 ग्रेडिंग होती है, ये आप देख सकते हैं। ये जीएसपी में आपकी 6 ग्रेडिंग है। तो ये देखेंगे यहाँ पे आपको ये पूरा सीप साइज दे रखा है। ये देखेंगे आपको यहाँ पे 75 माइक्रोन से लेके और आपका 75 mm तक आपको यहाँ पे अलग अलग साइज का सीप दे रखा है। और यहाँ पे आपको इन्होंने ग्रेडिंग दे रखी है। ये देखिए ग्रेडिंग फर्स्ट, ग्रेडिंग सेकेंड, ग्रेडिंग थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से आपका 6 ग्रेडिंग दे रखा है। तो ये है ग्रेडिंग का मतलब कि हम लोग किस साइज का कितना परसेंटेज ऑफ मटेरियल यूज करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये आपका ग्रेडिंग फर्स्ट है, तो ग्रेडिंग फर्स्ट का क्या मतलब है, यदि हमारा सबसे ऊपर क्या है 75 mm का सीप है, तो 75 mm की सीप से आपका पूरा 100% पासिंग होना चाहिए। हम लोग स्टार्टिंग से लेके पूरा ऊपर तक इस तरह से सीप लगाते हैं एक सिस्टमेटिक वे में। ऊपर हम लोग फिर आपका ढेर सारा एग्रीगेट डालते हैं और फिर उसको हम लोग वैसा वाइब्रेट करते हैं, फिर ऐसे सेक करते हैं और देखते हैं कि किस सीप पे कितना परसेंटेज ऑफ मटेरियल रिटेन कर रहा है। तो जो आपका 75 mm का सीप है, यानी जो सबसे ऊपर वाला सीप है, उस पर एक भी गिट्टी नहीं रुकनी चाहिए, 100% की पासिंग होनी चाहिए। उसी तरह से जो आपका 53 mm का सीप है, उससे आप देखेंगे 80 से 100% का पासिंग है। या तो आपका 80% पास हो जाए या फिर आपका पूरा 100% पास हो जाए, दोनों केसेस में चल जाएगा। 20% का रिटेंशन है, ज्यादा से ज्यादा आप 20% मटेरियल उस पर रिटेन करा सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे आपने 100 ग्राम एग्रीगेट डाला तो या तो पूरा 100 ग्राम पास हो जाए तो भी चल जाएगा, या फिर आपका 80 ग्राम पास हो जाए, 20% तक रिटेन होगा तो चल जाएगा। उसी तरह से आप देखेंगे 26.5 से आपका 55 से लेकर 90% तक की पासिंग है। तो ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे दे रखा है। और जो सबसे लास्ट में है हमारा 75 माइक्रोन का सीप है, उससे आपका 5% का पासिंग है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे जो आपका 2.36 mm का सीप है, जो कि ऑलमोस्ट आपका डस्ट पार्टिकल होता है, वो आपका 40% है, बाकी आपका बड़े साइज का एग्रीगेट है। तो ग्रेडिंग से क्या होता है कि आपके अलग अलग साइज के एग्रीगेट होते हैं, उनका प्रॉपर तरह से कॉम्बिनेशन होता है, ताकि फिर आपके वॉइड्स नहीं होते हैं और आपकी डेंसिटी अच्छी आती है। तो ये अलग अलग साइज का आपको दे रखा है। तो आप देखेंगे जो आपका जीएसपी होता है उसमें आपकी 6 ग्रेडिंग होती है, लेकिन वहीं पे जब आप ये देखेंगे डब्ल्यूएमएम यानी वेट मिक्स मैकेडम, तो वहां पे सिर्फ आपका एक ही ग्रेडिंग होता है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें हम लोग 75 माइक्रोन से लेके और आपका जो 53 mm होता है, सभी साइजेस का हम लोग इसमें सीप लगा रहे हैं। ये देखेंगे नीचे से हमने इस तरह से सीप अरेंज करते हैं। सबसे नीचे 75 माइक्रोन का सीप है, फिर 600 माइक्रोन का, 2.36 mm का, और इस तरह से 53 mm तक के हमने सारे सीप अरेंज किए हैं। और ऊपर से हम एग्रीगेट डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपका जो 53 mm का सीप है उससे आपकी 100% की पासिंग होनी चाहिए। 53 mm के ऊपर आपका एक भी एग्रीगेट नहीं रुकना चाहिए। और जो आपका 45 mm का सीप है उससे आपका 95 से 100% का पासिंग है। या तो पूरा 100% एग्रीगेट पास हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आपका 95% तो पास हो जाए, 5% तक रिटर्न हो सकता है। यदि आपने 100 ग्राम एग्रीगेट डाला है तो 5 ग्राम रुक जाएगा, चलेगा, लेकिन कम से कम आपका 95% तो पास हो। ये 26.5 हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन 22.4 से देखेंगे आप 60 से 80% का पासिंग है। तो ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे दे रखा है। तो ये आपका सिर्फ एक ग्रेडिंग होता है। जीएसबी में 6 ग्रेडिंग है और डब्ल्यूएम में आपका एक ग्रेडिंग है। तो ये आपका ग्रेडिंग का डिफरेंस है। अभी तक हमने आपका लेयर थिकनेस का डिफरेंस देखा, आपका मटेरियल का डिफरेंस देखा, आपकी ग्रेडिंग का डिफरेंस देखा। नेक्स्ट आप देखेंगे कि इसमें जो हम लोग एग्रीगेट यूज कर रहे हैं मटेरियल के नाम पे, तो उसकी क्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि जो आपका जीएसबी है उसमें भी हम लोग एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, जो आपका डब्ल्यूएम है उसमें भी हम एग्रीगेट यूज कर रहे हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस है आपकी एग्रीगेट की क्वालिटी का। जो आपका जीएसबी में हम एग्रीगेट यूज करते हैं उसकी जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी हल्की होती है, और जो आपका डब्ल्यूएम में जो ग्रेडिंग होती है, जो एग्रीगेट हम यूज करते हैं उसकी क्वालिटी थोड़ी सी हाई होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखेंगे, ये आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट है जो मटेरियल हम जीएसबी में यूज कर रहे हैं। तो आप देखेंगे जो आपका मेन मटेरियल है वो क्या होता है, आपका एग्रीगेट होता है, ठीक है, आपकी गिट्टी होती है, आपका क्रश ग्रेवल या फिर क्रश स्टोन बोलिए, तो वो होता है।
अब उसकी टफनेस को चेक करने के लिए, उसकी हार्डनेस को चेक करने के लिए कि वो कितना टफ है अगेंस्ट द जो आपका लोड आने वाला है, उसके लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं एआईबी टेस्ट, यानी आपका एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, जो कि लैब में होता है। इससे हमें पता चलता है कि जो आपका एग्रीगेट वो है वो कितना टफ है। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, मैक्सिमम आपका 40% है, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। जितना एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू कम होगा उतनी अच्छी क्वालिटी का आपका एग्रीगेट माना जाएगा। तो आपका मैक्सिमम 40% वैल्यू है, इससे ज्यादा वैल्यू आता है तो हम उस एग्रीगेट को जीएसवी में यूज नहीं कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका लिक्विड लिमिट है वो आपका मैक्सिमम आपका 25% है, जो कि हम लोग कैसे ग्रेनाइट एपरेटस से करते हैं। आपका जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो आपका मैक्सिमम 6% है, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। और जो आपका सीवीआर है एट 98% ड्राई डेंसिटी, वो आपका मिनिमम आपका 30% होना चाहिए, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन अ कॉन्ट्रैक्ट। और बाकी इन सब की डिटेल के लिए आप ये सारे आईएस कोड रेफर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपका एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है वो आपका 40% है। वहीं पे जब आप WM में जो आपका मटेरियल लग रहा है उसकी आप क्वालिटी को देखोगे तो जो आपका एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू होता है वो आपका WM के लिए कितना होता है, वो आपका 30 होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखेंगे, ये आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट है WM के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हम लोग WM की लेयर में जो आपका एग्रीगेट यूज करते हैं तो उसके लिए जो आपका एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है वो आपका कितना है, वो आपका 30% है मैक्सिमम, इससे ज्यादा आपका नहीं चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो जीएसवी में हमने एग्रीगेट यूज किया था उसका एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू कितना था, 40%। और जो हमने WM में एग्रीगेट यूज किया है उसका जो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू कितना है, 30%। यानी 10% क्वालिटी इंप्रूव हुआ है एग्रीगेट का जो हम जीएसवी में डाल रहे हैं और जो हम WM में डाल रहे हैं। यानी जीएसवी में 10% हल्की क्वालिटी का मटेरियल होता है और जो आपका WM होता है उसमें 10% हाई क्वालिटी का मटेरियल होता है। दोनों के एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू में डिफरेंस है, जबकि कहने को दोनों एक ही मटेरियल है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो एग्रीगेट की क्वालिटी है वो इंप्रूव होती है। आपका जीएसवी में भी एग्रीगेट आता है, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी हल्की होती है। WM में जो एग्रीगेट आता है उसकी क्वालिटी हम थोड़ी सी हाई रखते हैं। इसके बाद जो DBM की लेयर आती है उसमें भी आपका एग्रीगेट आता है, उसकी क्वालिटी हम थोड़ी सी और हाई रखते हैं। जो आपका BC का लेयर आता है उसमें भी आपका एग्रीगेट आता है, उसकी क्वालिटी भी हम थोड़ी सी हाई रखते हैं। यदि आप इन सब के बारे में सीखना चाहते हैं किस तरह आप इनकी एग्रीगेट की क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा हमें डिफरेंशिएट करिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो आने वाले सेशंस में हम इस पर डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे कि इन सब की लेयर में एग्रीगेट की क्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, वो सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। आगे देखेंगे एक इसमें हम लोग एक लॉस एंजलिस अब्रेशन टेस्ट और कर सकते हैं, तो वो आपका मैक्सिमम कितना होता है, 40%। इन दोनों में से आप एक कर लीजिए, या तो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू कर लीजिए या फिर आप लॉस एंजलिस अब्रेशन टेस्ट कर लीजिए, जिससे हमें पता चलता है कि अगेंस्ट द रबिंग एक्शन आपका जो एग्रीगेट है वो कितना टूट रहा है। तो इसके लिए आपने देखा होगा लैब में एक ऐसा बड़ा सा ड्रम होता था, उसमें हम लोग 4-5 किलो एग्रीगेट डालते थे और फिर आपकी 4 या फिर आपकी 8 स्टील की बॉल डाल के उसको 500 बार रोटेट करते थे और फिर देखते थे कि अगेंस्ट द अब्रेशन वो आपका जो एग्रीगेट है वो कितना टूट रहा है। तो वो आपका मैक्सिमम 40% होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। लेकिन नॉर्मली हम लोग एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू में ही काम चला लेते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट आप देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट होता है वो होता है आपका कंबाइंड फ्लैकीनेस एंड इलोंगेशन टेस्ट, जो कि आपका मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 35%। आपका फ्लैकीनेस और इलोंगेशन दोनों को मिला के ये सबसे बाह्य टेस्ट होता है, इसमें सबसे अंदर टाइम कंज्यूमिंग होता है। इस तरह से एक आपका स्केल होता है, उसमें अलग अलग साइज के होल होते हैं, आपको पर्टिकुलर एक एक एग्रीगेट उसमें डाल के निकालना होता है। तो आपका ये फ्लैकीनेस है, फ्लैकीनेस से पता चलता है कि जो आपका एग्रीगेट है वो कितना चपटा है। यदि आपका एग्रीगेट ज्यादा चपटा हुआ तो थोड़ा सा लोड आएगा वो पट्टे से टूट जाएगा, तो एग्रीगेट आपका ज्यादा चपटा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा फिर आता है आपका इलोंगेशन, जिससे पता चलता है कि आपका जो एग्रीगेट है वो ज्यादा गोलू मोलू टाइप का नहीं होना चाहिए। यदि आपका एग्रीगेट ज्यादा गोलू मोलू टाइप का होगा फिर बहुत ज्यादा वॉइड्स क्रिएट हो जाएंगे, तो आपकी वो डेंसिटी अचीव नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो एग्रीगेट एकदम पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, और एग्रीगेट एकदम गोलू मोलू टाइप का ना होके एंगुलर शेप का होना चाहिए, ताकि प्रॉपर तरह से आपका एक दूसरे से कंबाइंड होके आपके वॉइड्स ना आए। तो ये आपका टेस्ट होता है, दोनों अलग अलग टेस्ट होते हैं, उसकी जो कंबाइंड वैल्यू है वो आपकी 35% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये इन दोनों के मटेरियल में डिफरेंस होता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अब इन दोनों के कॉम्पैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। हमने सारी चीजें कर दी, उसके बाद जब आपकी लिंक की जाएगी, पहले जीएसपी का लिंक किया जाएगा, फिर उसका कॉम्पैक्शन होगा, फिर WM की लिंक की जाएगी, फिर उसका कॉम्पैक्शन होगा। तो आप देखेंगे कि हम जब जीएसपी का कॉम्पैक्शन कर रहे हैं तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो कॉम्पैक्शन करने के लिए यदि आपकी लेयर थिकनेस 100 mm की है तो हम उसमें 8 से 10 टन का स्मूथ व्हील रोलर यूज कर सकते हैं। यदि आपकी लेयर थिकनेस आपकी 200 mm तक की है तो आपका बाइब्रेटरी रोलर यूज होता है। तो आप देखेंगे मोस्टली किसी भी प्रोजेक्ट्स में, जो आपके नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं या फिर एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें जो आपका जीएसपी का थिकनेस होता है वो मोस्टली आपका 200 mm का होता है। और आज की डेट में सभी कॉन्ट्रैक्टर के पास बाइब्रेटरी रोलर होते हैं, तो हम लोग वही यूज कर रहे होते हैं। तो आपको 8 से 10 टन का आपको बाइब्रेटरी रोलर यूज करना है। और रोलिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो रोलिंग हम करते हैं वी स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम एजेस,
एंड ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स द सेंटर। तो आपको एक साइड से स्टार्ट करनी है, फिर सेंटर तक आना है, फिर आपको दूसरी साइड से स्टार्ट करनी है, फिर सेंटर तक आना है। ऐसा नहीं कि एकदम बीच में जाके रोलिंग शुरू कर देनी है। बीच में आप रोलिंग करेंगे तो वहाँ पे डिप्रेशन बन जाएगा, फिर आपको लेवल मैच करने में बहुत दिक्कत होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। हम लोग जो ऑलवेज रोलिंग स्टार्ट करते हैं वो आपको हमेशा कॉर्नर से स्टार्ट करनी है, धीरे धीरे मूव करते आपको सेंटर पे आनी है। और यदि आप रोलिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि बिना पानी के आप ना तो कॉम्पैक्शन कर सकते हैं, ना ही आप डेंसिटी अचीव कर सकते हैं। तो पानी डालने के लिए आपको कितना पानी डालना है, जितना आपका OMC आता है। OMC क्या होता है? आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, यानी वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पे आपको मैक्सिमम डेंसिटी मिलता है। तो वो आपका पहले टेस्ट होता है, उसके बाद तो चलता है। तो नॉर्मली आपका 6 से 7% के आसपास आता है। तो उस OMC में जो आपका टॉलरेंस है वो है आपका 1 से 2% का। 1-2% पानी कम भी होगा तो भी चल जाएगा, ज्यादा होगा तो भी आपका चल जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि कॉम्पैक्शन करने के बाद आपको डेंसिटी कितनी चाहिए। तो डेंसिटी आपकी आनी चाहिए मैक्सिमम 98% ऑफ द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। अब 100% तो पॉसिबल है नहीं कोई चीज, तो जो आपका मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है उसका एटलीस्ट आपको 90% तो अचीव हो। और जो हम इसमें एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो उसका जो वाटर ऑब्जॉर्प्शन है वो आपका 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कॉम्पैक्सिटी डिटेल्स हैं आपकी GSP के लिए। और नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग जो आपका वेट मिक्स मैकेडम होता है, जो आपका WM होता है, तो उसमें हम लोग किस तरह से कॉम्पैक्शन करते हैं। ऑलमोस्ट आपका सेम प्रोसीजर होता है। आप देखेंगे यदि आपकी लेयर थिकनेस 100 mm तक की है तो हम लोग स्मूथ व्हील रोलर का यूज करते हैं, और यदि आपकी लेयर थिकनेस आपकी 200 mm की है तो हम लोग बाइविटी रोलर यूज करते हैं। और मोस्टली आप देखेंगे ड्राइंग्स में जो आपका WM का लेयर थिकनेस होता है वो आपका 125 mm का होता है, तो हम लोग बाइविटी रोलर यूज करते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप रोलिंग कर रहे हैं तो उस समय जो आपकी रोलर की स्पीड है वो आपकी 5 km/h से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। स्टैंडर्ड आप किसी भी लेयर का आप रोलिंग करेंगे तो उस समय जो आपका स्पीड ऑफ रोलर है वो आपका 5 km/h से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितना स्पीड कम होगा उतना सरफेस के ऊपर लोड ज्यादा आएगा, उतना अच्छे से कॉम्पैक्शन होगा, तो आपको उतनी अच्छी डेंसिटी अचीव होगी। आप ऐसे फटाक से निकल जाएंगे तो सरफेस के ऊपर लोड ही नहीं आएगा। उसके बाद यदि आप रोलिंग कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ट्रिप्स ऑफ द रोलर शैल बी टर्मिनेटेड इन स्टॉप एटलीस्ट 1 मीटर अवे फ्रॉम एनी प्रीसीडिंग स्टॉप। मींस जब आप रोलिंग कर रहे हैं तो आपको बार बार एक ही जगह आके रोलर नहीं रोकना है। आपने इस तरह से रोलिंग की और एक ही जगह आके आप बार बार रोलर रोकेंगे तो वहां पे आपका डिप्रेशन आ जाएगा, फिर आपको लेवल मैच करने में बहुत दिक्कत होगी। तो जब भी आप रोलिंग करके रोलर रोक रहे हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे करके आप रोलर रोकिए। और अदरवाइज आपको ये ध्यान रखना है जब तक आपकी सरफेस पूरी तरह से कॉम्पैक्ट नहीं हो जाती है आपको उसके ऊपर किसी भी तरह का मशीनरी, किसी भी तरह का आपको इक्विपमेंट्स उसके ऊपर खड़ा नहीं करना, नहीं तो वहां पे डिप्रेशन आएगा ही आएगा। और इसके बाद अगर हम डेंसिटी की बात करें तो रोलिंग शैल बी कंटिन्यू टिल द डेंसिटी अचीव एटलीस्ट 98% ऑफ द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। तो आपको 98% डेंसिटी अचीव करनी है। तो ये सारा डिफरेंस है जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की GSP की लेयर और WM की लेयर में। और इन दोनों का मेजरमेंट एज पर आपका मॉर्थ ही हो रहा होता है मीटर क्यूब में। बाकी इसके बारे में आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मॉर्थ का सेक्शन 400 देख सकते हैं। और आप इसी तरह से यदि आप रोड, हाईवे, एक्सप्रेस वे या फिर ब्रिज के बारे में या फिर आप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और एप्लीकेशन क्यों डाउनलोड करना है? क्योंकि वहां पे मिलता है हमारा प्रीमियम कंटेंट बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा CPL पैकेज है जो कि रीइंफोर्स का ऑल इन वन प्रीमियम प्री रिकॉर्डेड फ्यूचर एड ऑन प्रोग्राम है, जिसमें 40 से ज्यादा कोर्सेज हैं जो कि स्टार्टिंग से लेकर हैंडओवर तक हमने बहुत अच्छे से डिटेल किए हैं, जिसमें आपको बिल्डिंग, हाईवे, ब्रिज, मेट्रो, वाटर टैंक, क्या साइट एजुकेशन, ड्राइंग, रीडिंग, क्वांटिटी सर्वेइंग, बिलिंग, प्लानिंग और डिजाइनिंग के जो भी सॉफ्टवेयर है वो आपके सारे मिल जाते हैं। तो आप एक बार हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहां पे जाके आप देखिए CPL पैकेज। तो अभी उसको ऑफर चल रहा था लेकिन खत्म हो गया, शायद कुछ कूपन्स वगैरह बचे हों, तो आप वहां पे जाके देख लीजिए, तो हो सकता है कि आपको ये CPL पैकेज मिल जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।